तो क्या इन जानवरों के लिए मैंने इस राज्य को विरोधी राज्य से अपनी जान जोखिम में डालकर जीता है। जानवरों को क्या है, इतनी बड़ी दुनिया है, वो कहीं और अपना बसेरा कर लेंगे। रही आप लोगों की बात, तो आप भी कहीं और अपनी बस्ती बसा लेना, वहां मकबरा तो बनकर रहेगा। महाराज, ऐसा मत करो, हमें और पंछियों से उनका घर मत छीनो महाराज, क्षमा कर दो हमें। सिपाहियों, निकालो इस बुड्ढे को यहाँ से और कल ही जाकर उस जंगल को आग लगा दो। जिस पक्षी को अपनी जान प्यारी होगी वो खुद उड़ जाएगा, वरना मरने दो लोगों को भी और जानवरों को भी। ढोलपुरा यह पहला गांव है जिसकी एक अजीब सी कहानी है। लोगों के मन में लालच है या नहीं, यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस गांव में एक ऐसा जंगल है जहां कुछ ऐसा है जिससे लोगों के मन की बात भी पता चल जाती है। वह है लालच का जादुई पिंजरा। चलिए फिर देखते हैं आखिर कैसे उस पिंजरे के सामने रात छिपाने वाले लोग भी तोते की तरह बोलने लगते हैं। वो घटना कुछ इस तरह हुई। गोपाल, गोपाल। अरे रामू, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? गोपाल, गजब हो गया। क्या हो गया? अरे पड़ोस में वो जो विमला मौसी रहती थी ना। अच्छा हाँ, तो? अरे उन्हें उस पिंजरे ने आत्मा बना दिया, मार डाला उन्हें। क्या तुम सच कह रहे हो ना? हाँ यार, पास वाले गांव के एक आदमी ने अपनी आंखों से देखा है उन्हें आत्मा बनते हुए। मैं नहीं मानता ये सब, ना मैंने कभी देखा है और ना समझा है। लेकिन सुना तो है ना? अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ, मैं पास के गांव अपनी गायों के लिए चारा लेने गई थी, तो वहाँ भी ये हल्ला था। पूरा गांव जानता है उस पिंजरे के बारे में, एक आपके पति को ही यकीन नहीं होता है। जब इन पर बीतेगी ना तो इन्हें पता चलेगा। हाँ हाँ, तब की तब देखेंगे। चलो अब घर। गोपाल और मीना अपने घर चले जाते हैं। उधर विमला मौसी उन्हें नहीं मिलती है। एक दिन गायों के लिए चारा खत्म हो गया था। मीना, ओ मीना, अरे सुनती हो? जी बोलिए। सुबह से बैल भूखे लग रहे हैं, उन्हें खाना दिया कि नहीं? रात के चावल पड़े थे, वो दे दी है। क्यों? वो तो रोटी खाते हैं ना। आटा खत्म हो गया है। अरे तो पहले बोल देना चाहिए था ना। अब मैं अपने खेत की रखवाली करूं या आटा लाऊं? ये काम तुम मुझे पहले भी तो बोल सकती थी। आपको पंचायतें बैठाने से फुर्सत मिले तब ना। हाँ ठीक है, फिर दे दो झोला, अभी ले आता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, सुबह में जाना। क्यों? अभी क्यों नहीं? देख नहीं रहे हो, शाम हो गई है, सूरज ढलने वाला है। तो ये कि आटे की दुकान जाकर आने में तुम्हें रात हो जाएगी और फिर उसी जंगल के बीच से जाना होगा। कहीं उस पिंजरे ने कुछ कर दिया तो? पूरी दुनिया उस रास्ते से जा रही है, एक मुझे ही डर लगता है। दे झोला, मैं ले आता हूँ। अरे मत जाओ, अभी सुबह जाना। अरे ठंड का मौसम आ गया है, खेत में बहुत काम है और सुबह मुझे बिल्कुल भी समय नहीं है। मान जाओ ना जी। सुबह मुझे बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम झोला देती हो या मैं खुद ही ले लूं? ये रास्ता कितना खराब है, खाली पत्थर ही पत्थर है। हाँ, यहाँ एक सड़क बन जाती तो कितना अच्छा होता। गांव से शहर जाने में कोई समस्या ही नहीं होती। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पीछे से कोई आवाज देता है। गोपाल, अरे गोपाल, अरे रुक, कहाँ जा रहा है? अरे
इतने घने जंगल में इतनी शाम को मुझे आवाज कौन दे रहा है? गोपाल पीछे मुड़कर देखता है। अरे हरिया, तू हाँ मैं यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस इधर टहलने आया था। तेरे घर वाले तुझे आज 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं और तू है कि यहाँ घूम रहा है, जंगल के फल खा रहा है। घूमू नहीं तो क्या, कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं कर रहा है। क्यों? ये तो मुझे भी पता नहीं। गोपाल, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बनिए की दुकान से आटा लेने जा रहा हूँ। तू चलेगा क्या मेरे साथ? ठीक है, फिर चल। हरिया और गोपाल बात करते करते बनिए की दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे। तभी थोड़ी दूर में हरिया काका रुक जाते हैं। अरे हरिया, चल, रुक क्यों गया? तू जा, आटा लेकर आ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगा। अरे चल ना, सामने ही तो है। नहीं, मैं सड़क पार नहीं जाता हूँ। हाँ चल ठीक है, तू रुक यहाँ, मैं अभी सामान लेकर आया। गोपाल सामान लेकर वापस घर की ओर चल दिया। क्या हुआ? भारी लग रहा है, मैं उठा लूं? अरे नहीं नहीं, दोनों हाथों के सहारे तो उठा ही लूंगा। ला मुझे दे। अरे तूने इतनी भारी बोरी एक हाथ से उठा ली? मैं एक हाथ से कितना भी भारी सामान उठा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब घर तक पहुँचा दे। नहीं, मैं इस जंगल से आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे चल भाई, तेरे घर वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। इतने दिनों से तू था कहाँ? बोला ना, तू जा, मैं जंगल में ही अपने पिंजरे के साथ रहना चाहता हूँ। हाँ तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे। मेरा काम था बोलना, अब मैं चलता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। गोपाल वहाँ से चला जाता है और ये सब मीना को बताता है। हरिया काका ऐसा क्यों बोले और वो घर क्यों नहीं आए? लगता है हमें किसी बाबा से पूछना होगा। तुम फिर इंसानों के बीच बाबा को ले आई? अरे नहीं, अपमान होगा उसका, आने को तो रहने ही दो। इसमें बाबा को बुलाने की क्या जरूरत है? अभी वो अनाप शनाप बताएगा। आप किसी चीज को गंभीर रूप से क्यों नहीं लेते हैं जी? आटा ला दिया हूँ, जाओ रोटी बनाओ। मेरा दिमाग मत खाओ, इतनी दूर से पैदल चलकर आया हूँ। मीना एक बार फिर मन मारकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन अभी भी उसके मन में ये बात सता रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि हरिया घर ही आना नहीं चाहता। सुबह होती है। रामू दौड़ते हुए गोपाल के पास आता है। गोपाल, गोपाल! क्या हुआ रामू, अब क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो चिल्ला रहा हूँ, तुम सुनोगे तो बोलती ही बंद हो जाएगी। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है? अरे विमला मौसी के बगल वाला जो घर है, कल वो जंगल के रास्ते से शहर जा रही थी, तो अभी तक नहीं लौटी। अरे शहर में कोई रिश्तेदार के यहाँ रुक गई होगी। तुम लोग भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हो। अब जा यहाँ से, मुझे खेत जाना है। धीरे धीरे गांव के लोग उस जंगल में गायब होते जा रहे थे। मीना रामू से कहती है, रामू जी, रामू जी। हाँ भाभी, बोलो। क्या बोलूं, आप तो देख ही रहे हो गांव की हालत। रोज एक आदमी गांव से गायब हो रहा है, लेकिन गोपाल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ, मैंने भी उसे समझाया, पर वो किसी की सुनता नहीं है। जैसे भगवान तो वही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं गांव में किसी मुद्दे पर पिछले 4-5 महीने से पंचायत नहीं बैठी। आज पंचायत बैठाकर इस मुद्दे को उठाया जाए क्या? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। गांव में क्या हो रहा है, आखिर ये हमारे गांव के सारे लोगों को भी पता चले ना। ठीक है, फिर मैं पूरब की ओर जा रहा हूँ। लगे हाथ पंचायत के लिए मुखिया जी से बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। रामू मुखिया के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे, गांव में ऐसा कुछ चल रहा है और आप लोग मुझे आज बता रहे हैं। क्या करो मुखिया जी, हमें पहले लगा कि ये सब कुछ ऐसे ही है, लोग मजाक कर रहे हैं। ठीक है रामू, तुम जल्दी से गांव के पीपल के पेड़ के पास सबके बैठने का इंतजाम करो। पंचायत आज ही बैठेगी। ठीक है मुखिया जी। मुखिया जी, हमारे ढोलपुर के लोग पागल हो गए हैं। कहते हैं जंगल वाला पिंजरा लोगों को कैद कर ले रहा है। हाँ मुखिया जी, बात तो ये सही है। देखो, आज विमला मौसी और हरिया को गायब हुए पूरे 1 महीने हो गए हैं। कहाँ हैं दोनों? वो लोग बच्चे तो नहीं हैं जो अपना घर भूल जाएं। रामू, कुछ पता ना हो तो बोला मत करो। मैंने कल ही हरिया को जंगल में देखा था, उससे बातें भी की थी, बस वो घर नहीं आया। अच्छा, कहाँ बातें की? जंगल में। उसने कारण बताया कि वो घर क्यों नहीं आना चाहता? नहीं, ये तो उसने नहीं बताया। मुखिया जी, कुछ दिन पहले मैं भी जंगल वाले रास्ते से शहर जा रहा था। हरिया को मैंने भी देखा था, लेकिन वो हरिया नहीं था, बल्कि एक आदमखोर बन चुका था। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने भी गोपाल की तरह ही उसे घर आने को कहा। उसने आने से मना कर दिया, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर लाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ में ही नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ मैं वहाँ से। तभी अचानक से गांव के पूरब दिशा से भागता हुआ एक बच्चा आता है। मुखिया जी, मुखिया जी। अरे गोलू, तू, ये बड़ों की पंचायत है बेटा, तू यहाँ क्या सुनेगा? जा तू छुटकी और टिंकू के साथ खेल। मैं वहीं खेल रहा था मुखिया जी, लेकिन वहाँ विमला मौसी और हरिया चाचा आकर छुटकी और टिंकू को उठा ले गए। क्या? मेरी पोती को हरिया और विमला उठा ले गए? गोलू, ये तो क्या कह रहा है? क्या मेरा बेटा टिंकू भी वहाँ था? हाँ गोपाल चाचा, टिंकू को तो हरिया काका एक हाथ में उठाए हुए थे। जैसे ही मैंने उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ा तो हरिया काका और विमला मौसी चुटकी और टिंकू को लेकर गायब हो गए। कहाँ गए? तूने थोड़ा भी नहीं देखा? शायद जंगल की ओर गए होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें आते हुए तो उसी रास्ते से देखा था। देखा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं। वे लोग कोई इंसान नहीं रहे, सब आत्मा बन चुके हैं, आत्मा। इससे पहले वे लोग हमारे बच्चों के साथ कुछ करें, हमें जल्दी से जंगल की ओर जाना होगा। हाँ हाँ, जल्दी चलो, मेरी पोती भी उनके कब्जे में है। हाँ हाँ, चलो भाइयों, जल्दी चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बिरजू काका, गांव में कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और आज हमारे बच्चे भी उस जादुई पिंजरे के शिकार हो गए हैं। अरे ये गलत नहीं है, गलत तुम सब लोग हो। हमने क्या किया है? हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पुरखों ने उस जंगल के पशु पक्षियों को बहुत सताया है। ये बात उस समय की है जब यहाँ राजा महाराजा का शासन चलता था। यहाँ के लोग वही करते थे जो उस समय के राजा महाराजा कहते थे।
एक दिन जब मैं सिर्फ 2 साल का था। गांव के लोगों, ध्यान से सुन लो। ये जो जंगल दिख रहा है ना, इसे आप लोगों को काटना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ अपनी बेगम की याद में एक मकबरा बनवाना चाहते हैं। महाराज, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर हम इस जंगल को काट देंगे तो लाखों पंछी जो इस जंगल में रहते हैं उनका घर तबाह हो जाएगा। हमारे घर के आंगन में जो बच्चे चिड़िया को देखकर मुस्कुराते हैं, उन बच्चों की मुस्कान छिन जाएगी हुजूर। और तो और, वहाँ पानी का स्रोत भी बहुत अच्छा है। हम वहाँ खेती करते हैं। हमारी बिटिया बहुएं नदी के पानी में स्नान करती हैं। ये सब खत्म हो जाएगा महाराज। जंगल काटने का मतलब हमारी बस्ती उजड़ने जैसा है। इसे रोक दीजिए महाराज। तो क्या इन जानवरों के लिए मैंने इस राज्य को विरोधी राज्य से अपनी जान जोखिम में डालकर जीता है। जानवरों को क्या है, इतनी बड़ी दुनिया है, वो कहीं और अपना बसेरा कर लेंगे। रही आप लोगों की बात, तो आप भी कहीं और अपनी बस्ती बसा लेना। वहां मकबरा तो बनकर रहेगा। महाराज, ऐसा मत करो। हमें और पंछियों से उनका घर मत छीनो महाराज। क्षमा कर दो हमें। सिपाहियों, निकालो इस बुड्ढे को यहाँ से और कल ही जाकर उस जंगल को आग लगा दो। जिस पक्षी को अपनी जान प्यारी होगी वो खुद उड़ जाएगा, वरना मरने दो लोगों को भी और जानवरों को भी। मेरे दादा ने गांव के लोगों को आकर ये बात बताई। गांव वालों सुनो, राजा रणजीत सिंह चाहते हैं कि ये जगह, ये जंगल जिसने हमें फल फूल दिए, छांव दी, हमारे परिवार की तरह हमारा साथ दिया, उसे हम छोड़कर चले जाएं और इस जंगल को हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। जिन जानवरों ने सालों से हमारी रक्षा की, आज उनकी जान खतरे में है। ये तो बहुत बुरी खबर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो अपना घर कहीं और भी बना लेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये बेजुबान जानवर, ये अपना घर कैसे बनाएंगे, किसे कहेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। देखो, ये चंद सिपाही हैं और हमारा गांव बहुत बड़ा है। हम चाहे तो आसानी से इन्हें हरा सकते हैं। आप लोगों ने साथ दिया तो ये घर और इस जंगल के जानवर हमेशा के लिए बच सकते हैं। बस आपकी थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। ना भाई ना, इतने बड़े राजा से, जिनके पास न जाने कितने शस्त्र हैं, उनसे हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। जानवरों को क्या है, वो तो मरते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने उनका साथ नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने उस जंगल को आग लगा दी गई। इसलिए आज भी वहाँ पंछी और जानवर दिखते तो हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वहाँ सारे जानवर आत्मा बन चुके हैं। और उस राजा का क्या हुआ? राजा और उनके सिपाही तो उसी जंगल में खून की उल्टी करके मर गए। कहते हैं राजा की इस हरकत से भगवान गरुड़ बहुत क्रोधित हुए। जंगल तो वापस हरा भरा हो गया, लेकिन वहाँ आज भी हमारे गांव के इंसानों पर एक श्राप लगा हुआ है। कहते हैं गरुड़ भगवान ने वो पिंजरा खुद जंगल के बीचों बीच रखा है। कोई भी इंसान उस पिंजरे को छुएगा, वो भी उन पक्षियों की तरह आत्मा बन जाएगा। लगता है हरिया और विमला मौसी ने भी वो पिंजरा छुआ होगा। हो सकता है,
लेकिन अब हम इस गांव को कैसे बचाएं? हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी को तो इस श्राप से मुक्ति दिलानी ही होगी ना। जंगल के बीचों बीच पिंजरे के नीचे जमीन पर इस श्राप का हल लिखा हुआ है। कहते हैं देवताओं ने इसका हल उसी जमीन के अंदर एक पत्र में लिख रखा है। देवताओं ने क्यों? देवताओं ने गरुड़ महाराज से माफी मांगी थी कि ऐसे तो मनुष्य जाति ही धरती से खत्म हो जाएगी, कोई तो समाधान निकालो महाराज। तब जाकर गरुड़ जी ने अपने श्राप का समाधान भी उसी जमीन में पिंजरे के नीचे दफना दिया। तो फिर चलो उस पत्र को निकालते हैं और गांव के लोगों को बचाते हैं। मुखिया, गोपाल, रामू, बिरजू काका और गांव के सारे लोग उस जंगल में जाते हैं। रात के अंधेरे में भी पिंजरा दियों की तरह चमक रहा था। बिरजू काका, वो देखो पिंजरा। उसी पिंजरे के नीचे की जमीन को खोदो। इसमें तो लिखा है कि हमें जंगल के बीचों बीच हवन कराना होगा और हमें ये कसम लेनी होगी कि कभी भी इस जंगल पर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ, हम करेंगे मिलकर सामना। हाँ हाँ, हम भी मिलकर करेंगे, हम भी साथ देंगे। पूरे रात भर हवन चलता रहा। जैसे ही सुबह हवन खत्म हुआ, सबने जंगल को बचाने की कसम खाई। वैसे ही एक तरफ से कोयल की आवाज तो दूसरी ओर मोर के नाचने की झंझनाहट सुनाई दी। उधर शेर झूम रहा था तो कई बंदर डालियों पे खेल रहे थे। हरिया, विमला काका और बच्चे सब अचानक से वहां आ गए। जंगल के सारे जानवर जो आत्मा बन चुके थे, अब वो फिर से जानवर के रूप में आ गए। जंगल और ढोलपुरा गांव एक बार फिर से झूम उठा।